स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान में अधिकार। इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हैं जिसको हम पूरी अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीकों से पढ़ेंगे। आइए जानते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, भारतीय संविधान में अधिकार। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा अधिकार को, कि अधिकार किसे कहा जाता है। अधिकार से अभिप्राय व्यक्ति के विकल्पों में वृद्धि से है। मतलब वो चीजें जो व्यक्ति के विकल्प में वृद्धि करे उसे हम अधिकार कहते हैं। ये व्यक्ति के विकास के लिए होती हैं। ये व्यक्ति के विकास के लिए होती हैं। आइए बात करते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को संविधान द्वारा दिए गए, उन अधिकारों की संरक्षित सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। मतलब वे अधिकार जो व्यक्ति को संविधान द्वारा दिए जाएं, जो व्यक्ति को संविधान द्वारा दिए जाएं, उन अधिकारों की संरक्षित सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। अधिकारों के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा उदाहरण मौलिक अधिकार है, जो हमें दिए गए हैं संविधान द्वारा हमारे विकास के लिए। अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, मोतीलाल नेहरू ने की थी। मौलिक अधिकार। अब आज बात करते हैं हम बेटा मौलिक अधिकार पर, कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों के विकास के लिए संविधान द्वारा देश के हर एक नागरिक को दिए गए हैं। किसके विकास के लिए? देश के नागरिकों के विकास के लिए मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसको बेटा डिफाइन करेंगे। नागरिकों के विकास के लिए संविधान द्वारा देश के हर एक नागरिक को दिए जाने वाले अधिकारों को हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को संविधान का संरक्षण प्रदान है। मतलब ये पूरी तरीके से संविधान में संरक्षित है, इनका कोई हनन नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो निम्न प्रकार से हैं। आइए अब इन मौलिक अधिकारों का विवरण हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो बेटा सबसे पहला मौलिक अधिकार जो है वो है हमारा समता या समानता का अधिकार। इसी को हम आज समानता भी कहते हैं, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, या समता के अधिकार में क्या है, समता किसे कहते हैं। आइए सबसे पहले समता को डिफाइन कर देते हैं। सभी नागरिकों को समान दर्जा देना समानता कहलाता है। इसमें निम्नलिखित समानताएं आती हैं। ठीक है, सभी नागरिकों को समान दर्जा देना समानता कहलाता है। अब इसमें निम्न समानताएं आती हैं। आइए इन समानताओं के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अनुच्छेद 14, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अब अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। आप सब जानते हैं कि हम जो लोग हैं, हमें कानून के समक्ष समानता है, चाहे वो कोई भी हो। कानून के नजर में सारे व्यक्ति क्या होते हैं? समान होते हैं। और दूसरा, कानून सभी को बराबर संरक्षण देता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है। अनुच्छेद 15 ये कहता है समानता का, कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, लिंग, निवास आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे हम लोग कभी कभी किसी को चिढ़ाने के लिए उसके जन्म स्थान आदि जगहों का नाम ले लेते हैं, तो ऐसा करना गलत होता है, क्योंकि संविधान ने इसकी हमें मनाही की है। अब बेटा बात करते हैं अनुच्छेद 16, रोजगार के अवसरों में समानता। अब यहाँ पर अगर आपके पास योग्यता और दक्षता है तो आप रोजगार के अवसरों में भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैंने नोट करके लिखी है, कि जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं बेटा, है ना, पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं जैसे एसटी, एससी, इन लोगों के लिए रोजगार में कुछ स्पेशल या कुछ विशेष रूप से प्रावधान किए जाते हैं आरक्षण के। वो अवसरों की समानता में थोड़ा सा अवरोध पैदा करते हैं, पर ये एक एक्सेप्शन है, ये क्या है? एक अपवाद है, परंतु इसको आप याद रखोगे। अब बेटा बोला जाता है अनुच्छेद 17 में कि छुआछूत का अंत हो गया। आपको पता है बेटा छुआछूत का अंत हो गया था 1955-56 के आसपास में। छुआछूत पहले गांवों में होता था कि दूसरी जाति का ऐसे नहीं छुएंगे, हम अछूत हो जाएंगे। इस तरीके की चीजें बेटा अब यहाँ पे नष्ट हो चुकी हैं। अब बात करते हैं बेटा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत हो जाता है। उपाधियों को अंत करना या उपाधियों का अंत होना, ये हो जाता है। अब उपाधियां क्या होती है? पहले लोग राजा बोलते थे, राजा साहब, ये सारी उपाधियां अब जो चुकी हैं वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अब उपाधियां जो चलती हैं वो सैनिक और शैक्षणिक उपाधियां ही चलती हैं, कि भाई ये सैनिक है, वीर चक्र पुरस्कार, ये सारी, लेकिन यही उपाधियां भी चलती हैं। परंतु जो पहले उपाधियां चलती थी वो सारी की सारी उपाधियां पूरी तरह से
खत्म कर दी गई हैं। अब बेटा बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। बेटा स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच में है। अब स्वतंत्रता क्या होती है इसके बारे में आपको बता दूं। सभी नागरिक पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। सभी नागरिक पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, पर इस स्वतंत्रता से किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो। इस स्वतंत्रता से किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो, इसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। मतलब बेटा आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, आप आजाद हो पूरी तरह से, पर आपकी स्वतंत्रता ऐसी ना हो कि वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित कर दे या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दे। अब स्वतंत्रता के अनुच्छेद में 19 में देखते हैं हमने किन किन स्वतंत्रताओं के बारे में लिखा है संविधान में। सबसे पहले बेटा बात करेंगे पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब आप व्यक्तिगत स्वतंत्र हो, आपकी निजी जिंदगी में कोई भी दखल नहीं दे सकता बिना आपकी इच्छा के। दूसरा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप कहीं भी जाकर भाषण दे सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, यह आपको अधिकार है। शांति से जमा होने और संगठन बनाकर सभा करने का अधिकार। आप शांति से कहीं भी खड़े हो सकते हो, है ना, बिना हथियारों के, और संगठन बनाकर सभा कर सकते हो, यह आपका संपूर्ण अधिकार है। भारत में कहीं भी आने जाने और बसने का अधिकार। भारत में कहीं भी आने जाने और बसने का अधिकार, ये भी हमारी स्वतंत्रताओं में शामिल है। पहले जम्मू कश्मीर नहीं हुआ करता था, पर 370 आर्टिकल हटने के बाद अब यहाँ पर भी हम बस सकते हैं। अब बात करते हैं कोई भी पेशा, मतलब कोई भी जो काम है आप चुन सकते हो, व्यापार कर सकते हो, ये आपका पूरा अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाली स्वतंत्रता है। अब बेटा बात करते हैं अनुच्छेद 20 में कैसे स्वतंत्रता है। इसके अंदर आता है कि अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। अब आप जानते हो, इसको हम इस तरीके से समझते हैं, मान लो कोई अपराधी है, ठीक है, या उसमें पीड़ित है, उसको हम क्या करेंगे, संरक्षण प्रदान करेंगे कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपनी अभिव्यक्ति को दे सके, अपनी अभिव्यक्ति अपने बारे में बता सके, इसलिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा। अब अनुच्छेद 21 में क्या होता है, कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब आपके सारे अधिकार छीने जा सकते हैं, परंतु आपकी जीने की स्वतंत्रता से वंचित कभी नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर अगला आता है अनुच्छेद 22, किसी भी नागरिक की विशेष मामले में गिरफ्तारी या हिरासत से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब कोई भी जो नागरिक है वो गिरफ्तार है या उसे किसी भी तरह की हिरासत में लिया गया, उसे पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी उसकी एक स्वतंत्रता है, और उसे आजाद छोड़ा जाएगा गिरफ्तारी के दौरान। अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा नोट, इसमें क्या लिखा गया है, किस तरीके से हमें समझना है। एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था जो 2002 में हुआ था बेटा। इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों में आ गया है। अब बात करते हैं बेटा तीसरा हमारा अधिकार, जिसमें आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है देश के सभी नागरिकों को शोषण से बचाना, चाहे वो किसी भी प्रकार का शोषण हो, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, किसी भी तरह का शोषण हो, इससे बचाना शोषण के विरुद्ध अधिकार में सम्मिलित है। यह अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है। इस अधिकार के अंतर्गत कई सारी चीजें शामिल हैं, वो जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अनुच्छेद 23, अब यहाँ अनुच्छेद 23 है, इस अनुच्छेद 23 में लिखा गया है कि मानव का शोषित होने से रोकना और बंधुआ मजदूरी को रोकना। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव को किसी भी तरह का शोषण होना, आर्थिक हो, सामाजिक हो या शारीरिक, उसे बचाना, और बंधुआ मजदूरी की पहले क्या करते थे, लोगों को बंदी बनाकर उससे फ्री में काम कराते थे, वो खत्म कर दिया गया है। अब इसी में अनुच्छेद 24A है, मतलब 24 को दो भागों में बांटा गया, ए और बी। तो अब ए को पढ़ेंगे, खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों से काम न करवाना। अब अक्सर देखा होगा आपने, जो गांव वगैरह होते हैं, ऐसे स्थान होते हैं या कुछ ऐसी फैक्ट्रियां भी हैं खतरनाक जो बच्चों से काम कराती हैं, वो गैर कानूनी होता है। मतलब बेटा जितनी भी खतरनाक फैक्ट्रीज हैं या खतरनाक काम है उसमें बच्चे काम नहीं करेंगे, अनुच्छेद 14A में लिखा गया है, इस पर आप केस कर सकते हो। अनुच्छेद 24B, सॉरी स्टूडेंट्स, 24B। अब बात करते हैं 24B, बाल मजदूरी को रोकना। आप जानते हो 14 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चा कोई काम करता है तो उसे बाल मजदूरी कहते हैं, इसे रोका गया है अनुच्छेद 24B के तहत। अब बेटा बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो बेटा 25 से 28 के बीच में दिया गया है, 25 से 28 के बीच में दिया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब धार्मिक स्वतंत्रता में आता क्या है, सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार निम्नलिखित हैं, मतलब भारत में जितने भी नागरिक हैं सभी अपना धर्म अपनी इच्छा पूर्वक, अपनी स्वेच्छा पूर्वक, अपनी श्रद्धा पूर्वक मान सकते हैं या मना सकते हैं। इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि कोई विशेष धर्म का व्यक्ति उनके धर्म का हनन करे या उनका हनन करे। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि इनमें कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो बेटा इसमें अनुच्छेद 25 आता है। अनुच्छेद 25 में हमने देखा कि अपने अपने धर्म को मानने या पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार हर एक व्यक्ति को होगा, हर एक व्यक्ति को होगा। यहाँ अनुच्छेद 25 ये कहता है। अब बात करते हैं बेटा अनुच्छेद 25 की। अब यहाँ हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। अब अनुच्छेद 25 में अब यहाँ हम बात करेंगे बेटा अनुच्छेद 26 की। अब यहाँ 26 में बोला गया है कि संगठित इकाई के रूप में तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है। मतलब कोई भी धार्मिक संगठन जो अच्छे काम करता हो या कल्याणकारी कार्य करता हो उसको स्थापित करने का संपूर्ण अधिकार है, ये बोलता है अनुच्छेद 26। अब बात करते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में आता है धर्म एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए जो हम कर देते हैं या किसी भी तरह का जो कर है वो मजबूरन नहीं लिया जाएगा, या कोई भी दान जो है वो मजबूरन नहीं लिया जाएगा, अपनी स्वेच्छा से व्यक्ति जो है इसमें दान करेगा। अब बात करते हैं बेटा, अब यहाँ पर बात करेंगे अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है, 27 अभी हमने पढ़ा। अब अनुच्छेद 28 बोलता है किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो एक तरीके से गैर कानूनी माना जाएगा और उस पर कार्यवाही हो जाएगी अगर ऐसा होता है। परंतु आज के हम समय में देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है। अब बेटा बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसे अनुच्छेद 29 से 30 में रखा गया है। अब इसके अंदर क्या है ये हम बात करते हैं। यह अधिकार व्यक्ति को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देता है जिसमें निम्न अधिकार शामिल है। मतलब यह व्यक्ति को सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार देता है जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। उसमें कौन से शामिल है उसको हम देखते हैं, जैसे अनुच्छेद 29। अब यहाँ अनुच्छेद 29 में भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का संपूर्ण अधिकार है, ये अनुच्छेद 24 कहता है। जैसे हम भोजपुरी बोले, सपोज करो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं भोजपुरी भाषा बोलूँ, तो मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि अरे भाई तू इस जगह से है, तू ऐसी भाषा बोलता है, इस तरीके। क्यों? क्योंकि हमें संविधान ने अपनी संस्कृति को बनाए रखने का, अपनी भाषा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो इस तरीके का कभी कोई करे तो आप उसे बोल सकते हो कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है। अब बात करते हैं बेटा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में संविधान के अनुच्छेद 30 में लिखा है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है। अब जिनकी संख्या हमारे देश में कम है वे अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं जिससे वो अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ईसाई लोग हमारे भारत के अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं। अब बेटा एक लास्ट अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मौलिक अधिकार हमारे सभी मौलिक अधिकारों का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार हमारे सारे मौलिक अधिकारों का हृदय भी कहा जाता है। इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय भी कहा है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार हमारे सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब वह अधिकार जो हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उनकी ऊपर जो प्रतिक्रिया करता है उस अधिकार को हम संवैधानिक मौलिक अधिकार कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। बेटा ये अनुच्छेद 32 में है और इसमें 5 प्रकार की रिट शामिल है। 5 प्रकार की रिट मतलब कुछ 5 उपाय हैं अगर हमारे संविधानों का या हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसमें कुछ 5 प्रकार की रिटें हैं जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अब इसमें क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है
तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के अंदर पेश करना अनिवार्य है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की पहली शर्त है, मतलब संवैधानिक विचारों का पहला पॉइंट है। अब बात करते हैं बेटा परमादेश। परमादेश यह एक ऐसा आदेश होता है जो न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है जब कोई सरकारी पदाधिकारी गैर कानूनी कार्य करता है। मान लीजिए कोई सरकारी व्यक्ति है और उसने ऐसा कार्य कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए, तो उस समय परमादेश जारी किया जाएगा या उसके खिलाफ वारंट निकल जाएगा, ठीक है, जिससे व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो। अगर ऐसा कोई काम करता है तो इस देश में क्या निकल जाता है बेटा, परमादेश निकल जाता है और उस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं बेटा निषेध अधिकार। निषेध अधिकार या निषेध आदेश, इसे अलग नाम से भी जाना जाता है, निषेध आदेश भी बोलते हैं और इसे निषेध अधिकार भी कहते हैं। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तब ऊपरी अदालत उसे ऐसा करने से रोक सकती है या रोकती है। इसे निषेध अधिकार कहते हैं। निषेध अधिकार, देखो मैंने बोला था निषेध आदेश या निषेध अधिकार, इसे दोनों ही नामों से जाना जाता है। तो याद रखना, जब कोई अदालत, निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर कोई ऐसा कार्य करते जो वो नहीं करना चाहिए था, तो उसे ऊपरी अदालत क्या करेगी, रोक देगी। अब बेटा आती है पांचवी रेट, चौथी रेट, प्रीक्षा का अधिकार, मतलब पूछने का अधिकार। प्रीक्षा मतलब पूछने का अधिकार। न्यायालय द्वारा सरकारी पदों के अधिकारी की जांच करना। यदि अगर कोई पदाधिकारी उस पद के लायक नहीं है तो उसे पद से निकाल दिया जाता है। बेटा प्रीक्षा का अधिकार मतलब जांच करना या पूछना। अक्सर क्या करता है, न्यायालय जो है सरकारी पदों के अधिकारियों की जांच करता है। यदि कोई अधिकारी उस पद के लायक नहीं है या उस पद के आसीन नहीं है तो उस व्यक्ति को उस पद से निकाल दिया जाता है। उस व्यक्ति को उस पद से निकाल दिया जाता है, इसे बोलते हैं प्रीक्षा का अधिकार। अब बेटा एक आता है उत्प्रेक्षण रेट। उत्प्रेक्षण रेट, अब उत्प्रेक्षण रेट होती क्या है इसको मैं बताता हूँ आपको। जब कोई निचली अदालत या कोई पदाधिकारी बिना किसी अधिकार कोई कार्य करे, बिना किसी अधिकार कोई कार्य करता है या करे, तो न्यायालय और पदाधिकारी के समक्ष विचाराधीन मामले को ऊपरी अदालत या ऊपर के पदाधिकारियों को दे दिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई सरकारी अधिकारी है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करता है, तो उसका वो जो मामला है वो उससे ले लिया जाता है और उसे ऊपरी अदालत या ऊपरा अधिकारी देखता है। ऐसे में वो किसी भी व्यक्ति का हनन नहीं कर सकता। तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जिस तरीके से व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक उसी तरह राज्य के विकास के लिए नीति निर्देशक तत्व होते हैं। अब ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री बनाता है। पहले नीतियों को जो बनाया जाता था वो योजना आयोग द्वारा बनाया जाता था, लेकिन अब नीति निर्देशक तत्व नीति आयोग द्वारा बनाया जाता है। नीति आयोग की स्थापना बेटा 2015 में हुई है। इसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस में बताऊंगा, ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री करते हैं और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, इनके बेटा दो उद्देश्य होते हैं, राज्यों का विकास करना और राज्य की जनता की भलाई करना। इसके साथ साथ देश का विकास भी होगा, क्योंकि आप जानते हो जब राज्य का विकास हो रहा है तो देश का भी होगा। अब बेटा इसमें डिफरेंस पढ़ना है हमें कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में डिफरेंस बहुत बार पेपर में आया है, अक्सर आता है, आप इसे याद रखेंगे बेटा। तो बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार केवल 6 हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व अनेक हैं। मौलिक अधिकार 6 हैं और वहीं नीति निर्देशक तत्व अनेक हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा संरक्षित किया गया है। मतलब अगर मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशों का कोई संरक्षण प्रदान नहीं है। अगर आपको फायदा होता है तो भी और नहीं होता है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक नीति है। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो संविधान द्वारा दिए जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य द्वारा दिए जाते हैं, मतलब सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए पेंशन योजना चल रही है। अब किसी की पेंशन आए और किसी की पेंशन ना आए तो व्यक्ति पेंशन के लिए केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक
नीति है और नीति पर केस नहीं किया जाता क्योंकि उसे संरक्षित नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार हर व्यक्ति के विकास के लिए होते हैं। मौलिक अधिकार हर व्यक्ति के विकास के लिए होते हैं। वही नीति निर्देशक तत्व राज्य के विकास के लिए होते हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य के विकास के लिए होते हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों के हनन पर हम न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं या सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते क्योंकि मैंने भी बताया नीतियों पर हम कभी भी केस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सरकारी नीतियां होती हैं जिसका लाभ हमें मिल भी सकता है और नहीं भी। अब हम बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। बेटा आज से पहले हमारे पास एक और अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, जो हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार हमारा 7वां मौलिक अधिकार होता था जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हमारे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 300 का में इसे एक साधारण कानून बनाकर रख दिया था। क्यों इसे हटाया क्यों गया था, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे तो बेटा इसलिए हटाया गया था क्योंकि ये मौलिक अधिकार राष्ट्र के विकास में बाधा बनता था। क्योंकि जब भी कोई विकास कार्य होना होता था तो लोग कहते थे ये जमीन हमारी है, तो वही विकास कार्य रुक जाता था। तो संपत्ति का मौलिक अधिकार इसीलिए हटाया गया। अब एक बात आता है बेटा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, अब जिस तरीके से राज्य ने हमें कुछ मौलिक अधिकार हमारे विकास के लिए दिए हैं, उसी तरीके से हर नागरिक को राष्ट्र के प्रति सम्मान और राष्ट्र के प्रति सम्मान हर नागरिक द्वारा राष्ट्र को सम्मान देना उसका मौलिक कर्तव्य कहलाता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत में कुल मौलिक कर्तव्य या हमारे संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है। ये मौलिक कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिए हैं। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य किसने लागू किए थे? रूस के संविधान से। हो सकता है इसकी संख्या 11 हो गई हो, वो अपडेट मैं कर दूंगा। आइए बात करते हैं बेटा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में नागरिकों के अधिकारों की देखरेख और उनके बचाव के लिए बनाया गया है। मतलब हमारे देश में जितने भी नागरिकों के अधिकार हैं उनकी देखरेख और उनके बचाव के लिए बनाया गया है। यह एक बनाया गया एक आयोग जो राष्ट्रीय मानव आयोग कहलाता है। मतलब हमारे देश में यदि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो या उसे कोई छीने या जोर जबरदस्ती करे तो ऐसे केस में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कार्य करता है। इसकी स्थापना जो बेटा वो हुई थी 1993 में। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये हमारा चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम मनी इंस्टीट्यूट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।